नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आशा करता हूं कि आप बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों, आज की जो क्लास रहेगी आपकी, जिसमें हम सब्जेक्ट ऑलरेडी कवर कर रहे थे, वो था सामाजिक न्याय, सोशल जस्टिस, जीएस पेपर 2 जो यूपीएससी परीक्षा है उसके अंतर्गत ही आता है। तो सामाजिक न्याय के अंतर्गत जो आज सब टॉपिक हमारा रहेगा वो रहेगा निर्धनता। दोस्तों, निर्धनता क्या होती है, कैसे होती है, हमारी अप्रोच क्या रहेगी इस टॉपिक के लिए, और किस तरीके से यूपीएससी मेंस में आप इसके सवाल बना सकते हैं, इसके बारे में हम आज जो है चर्चा करेंगे। दोस्तों, मैंने आपको कल भी बताया था, कल से मेरा मतलब है जो इससे पहले जो लेक्चर रहा मेरा सोशल जस्टिस का ही, जिसमें मैंने जो टॉपिक कवर किया था वो था एचआरडी, ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट, मानव विकास संसाधन। दोस्तों, उसी टॉपिक में मैंने जो आपको अप्रोच समझाई थी, सेम उसी अप्रोच के बेस पर आज हम फिर से वही करेंगे जो उस अप्रोच में हमने किया। देखिए, यहीं पे हम समझ लेते हैं। मैंने आपको ये समझाया था कि देखिए, हमें एफर्ट कम रखने हैं, चीज़ों को याद रखें लॉन्ग टर्म तक। यानी सबसे प्रायर हमारा जो उद्देश्य, मुख्य उद्देश्य जो है वो ये है कि हम चीज़ों को बहुत कम एफर्ट के साथ एग्जाम में यूज कर पाएं। क्योंकि सबसे बड़ी बात मैंने क्या बोली थी कि यूज कर पाएंगे, वही बात सबसे बड़ी है। आपको याद कितना है, कितना आपको आता है, कितना आपको नहीं आता है, आपसे कोई नहीं पूछने वाला है एग्जाम के बाद। समझ गए। तो इसी बात को ध्यान में रखते हुए हमारी जो पूरी अप्रोच रहेगी वो एग्जाम ओरिएंटेड रहेगी। मतलब किसी भी तरीके से चीज़ों को इधर से उधर, उधर से इधर, कोई फालतू बात कुछ भी चीज़ नहीं आपको दी जाएगी। बस कम समय में चीज़ों को आप याद रख पाएँ, उनका एग्जाम में यूज़ कर पाएँ, यही हमारा जो है उद्देश्य रहेगा। तो देखिए, अब मैं बात कर रहा हूँ, अगर ये टॉपिक है हमारा, मान के चलिए निर्धनता, तो इस निर्धनता टॉपिक को हम जो है किस तरीके से वो करेंगे, मतलब कवर करेंगे। देखिए, सबसे पहले जो मैंने आपको बताया था वो बात ये थी कि सबसे पहले आपको ये पता करना है जी, कोई भी टॉपिक में ये टॉपिक के बारे में आपको कितनी डेप्थ है, यानी कि टॉपिक है क्या। सबसे पहले आपको जानना है टॉपिक क्या है। दूसरा, उसके पॉजिटिव पॉइंट्स क्या होंगे, यानी कि उसकी पॉजिटिविटी, उसका महत्व, उसका इस्तेमाल, यानी कि गवर्नमेंट, आप ये समझ लीजिए सत्ता पक्ष जो कहता है, समझ गए, वो पॉजिटिव। दूसरा, नेगेटिव, नेगेटिव से मतलब जो विपक्ष कहता है, ठीक है, विपक्ष के बिंदु, या फिर एक तरीके से इस टॉपिक की जो चुनौतियां हैं वो, ठीक है, या फिर कोई भी इसके जो रिजल्ट हैं, जो परिणाम सामने आए हैं, उनमें क्या कमियां हैं। समझ गए। यानी कि पॉजिटिव की जब मैं बात करूंगा दोस्तों, तो वहां पे मेरा उद्देश्य सिर्फ इतना है कि इस टॉपिक में क्या क्या हमारी वर्तमान स्थिति है, ठीक है, वर्तमान स्थिति है, क्यों ये महत्वपूर्ण है, क्या हमें इसके लिए करना चाहिए, इस पे हम यहाँ बात करेंगे। इसमें जो चुनौतियां हैं, इसकी जो कमियां हैं, इसके जो मुख्य मुद्दे हैं, उनको हम यहाँ डिस्कस करेंगे सेकंड पार्ट में, ठीक है। अगला हमारा जो उद्देश्य रहेगा वो रहेगा सरकार, यानी कि गवर्नमेंट इसके लिए क्या कर रही है, गवर्नमेंट की क्या अप्रोच है, या सरकार ने अभी तक इसके लिए क्या मेजर्स लिए हैं। आप समझ रहे हैं मेरी बात को। बहुत सिंपल तरीके से, बस इसका एक लॉजिक है, लॉजिक यही है कि सबसे पहले आप टॉपिक के बारे में जानिए, फिर इसके पॉजिटिव पॉइंट्स, फिर इसके नेगेटिव पॉइंट्स, फिर सरकार क्या कर रही है, और उसके बाद दोस्तों इसका वे फॉरवर्ड, और फिर कंक्लूजन। ये जो है मुख्य उद्देश्य हमारा रहेगा इसमें। क्या आप समझ गए मेरी बात को। एक तरीके से आप ये समझ लीजिए कि एक माला है, इस माला में बहुत सारे मोती हैं, उन मोतियों को कौन से को कब, कौन से को कब, कौन से को कब आपको फेरना है, वही इस एग्जाम का राज है, ठीक है। अब देखिए, इसमें जब हम बात करेंगे तो क्या, इसके लिए हमें थोड़ा सा बेसिक जो है पता होना चाहिए, कि थोड़ा सा चीजें कहाँ से शुरू हुई हैं, कैसे शुरू हुई हैं, वो हमको पता होना चाहिए। देखिए, पॉजिटिव की जब मैं बात करूंगा तो हमको ये पता होना चाहिए ये क्यों महत्वपूर्ण है, अब तक की स्थिति क्या रही है, किस किसने क्या क्या बोला है। दूसरा, नेगेटिव की जब मैं बात कर रहा था तो वही चैलेंजेस की मैं जो है बात कर रहा था। किसकी बात कर रहा था, चैलेंजेस की मैं बात कर रहा था। तो इतना आपको समझ आ गया होगा। यहाँ पे देखिए, हम डेटा, फैक्ट्स, कमिटी रिपोर्ट्स, ये सारी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए आपको जो है आगे लेते हुए चलेंगे, ताकि आप एग्जाम के हिसाब से 100% तैयार हो सकें। देखिए दोस्तों, अब मैं जो बात कर रहा था वो आगे की बात ये है
कि हमारे यहाँ पे जिसे ग्रेट ग्रैंड ओल्ड मैन कहा जाता है, यानी कि भारत के जो ये दादा भाई नौरोजी हैं, दादा भाई नौरोजी ने पॉवर्टी एंड अनब्रिटिश रूल इन इंडिया बुक में सबसे पहले जिक्र किया था कि भैया हमें जो है अपने देश की गरीबी का आकलन तो करना चाहिए। और इन्होंने क्या कि जो जेल थी, जेल में जो कैदी थे, उनकी भूख के आधार पर जो है सबसे पहली बार आकलन किया था। तो आप इस तरीके से इंट्रोडक्शन से शुरू कर सकते हैं। अगर आपको कुछ भी नहीं मिल रहा है तो आप गरीबी का यहाँ से इंट्रोडक्शन शुरू कर सकते हैं। जो मैं क्या कह रहा था उसके बारे में मैं चर्चा करना चाह रहा हूँ। नहीं करना है तो देखिए, एक जो है ये तेंदुलकर गलत हो गया, ये दांडेकर है, मैं इसे लिख देता हूँ। ये दांडेकर और रथ समिति जो है 1971 में दांडेकर और रथ समिति ने पहली बार ग्रामीण और शहरी के आधार पर ये जो है निकाला था कि भैया ये 2400 और ये 2100 कैलोरी के बेस पर ये जो हम तैयार करेंगे। अब आप एक चीज देख रहे हैं कि ग्रामीण की कैलोरी ज्यादा खर्च हो रही हैं और 2100 कैलोरी है शहरी की, यानी कि शहरी जो लोग हैं वो कम कैलोरी खर्च करते हैं और ग्रामीण जो है ज्यादा कैलोरी खर्च करते हैं। तो गरीबी कहां ज्यादा होगी? ग्रामीण में ज्यादा होगी। और हमें पोषित करना है तो सब ज्यादा किसको देना होगा? ग्रामीण को। कम किसे देना होगा? शहरी को। कारण जो मजदूरी है, जो बाकी और चीजें हैं, वो ग्रामीण लोग ज्यादा मेहनत करते हैं शरीर के हिसाब से, कैलोरी ऊर्जा के हिसाब से हमें किसको ज्यादा देना चाहिए? ग्रामीणों को। लेकिन अदर देखा जाए क्वालिटेटिव ऑफ लाइफ में खर्चा कौन ज्यादा कर रहा है? डिमांड किसकी ज्यादा है? शहरी की। समझ रहे हैं आप बात को? तो उसके हिसाब से हम देखेंगे तो चीजें बदल जाएंगी। तो 2250 जो एवरेज डिसाइड किया गया कि भाई इस बेस पर दांडेकर और रथ समिति ने बोला कि 2250 एवरेज जो हम रखते हैं। आगे फिर बात बढ़ते बढ़ते आई लकड़ावाला समिति। देखिए ये समिति 1971 में आई थी। दांडेकर और रथ समिति ने ये 1971 में बोला था। तब से ही चल रहा है गरीबी हटाओ, गरीबी हटाओ, गरीबी हटाओ। गरीब हट गए, पता नहीं गरीबी क्यों नहीं हट रही है। अब उसके बाद फिर से होश आया सरकारों को कि भाई एक काम करते हैं, फिर से गरीबी हटाते हैं। फिर से गरीबी हटाएंगे तो लकड़ावाला समिति कब आई थी बताइए? आप कमेंट में बताइए मुझे कि लकड़ावाला समिति कब आई थी। लकड़ावाला समिति गरीबी के लिए, निर्धनता के लिए 1993 में इंट्रोड्यूस हुई कि भैया हम भी गरीबी हटाएंगे, हम भी बताएंगे गरीबी का आकलन कैसे करना है। तो उन्होंने क्या लेकर के आए? सीपीआई कॉस्ट प्राइस इंडेक्स एग्रीकल्चर लेबर के लिए और सीपीआई इंडस्ट्रियल लेबर के लिए। जो शहरी हैं आप ये समझ लीजिए कि यहाँ पे शहर के लिए और यहाँ पे ग्रामीण के लिए। क्या समझ गए इस बात को? यहां तक कोई दिक्कत हो तो मुझे बताइएगा दोस्तों। आगे हम बात करते हैं। फिर ये आती है तेंदुलकर समिति की रिपोर्ट 2011 में। 2011 में वो कहते हैं जी 21.9% यानी 22% जो है गरीबी है जी देश में, और इसको हमें हटाना है। इन्होंने और बहुत सारी चीजें उसमें जोड़ दी थी, कपड़ा, ये वो बहुत सारे खर्चे हैं। यहाँ पे देखो सिर्फ और सिर्फ भोजन को जोड़ा जा रहा है कि भाई इतना आदमी खाता है उसको इतना ही दो, क्योंकि उस समय पे प्रायोरिटी तो भूखी थी। जय जवान जय किसान लाल बहादुर शास्त्री उस समय पे कह रहे थे, तो उस तरीके की गरीबी थी। यहाँ गरीबी का स्तर थोड़ा सा बढ़ गया कि भाई इस लेवल से एटलीस्ट भोजन तो सबके पास उतना नहीं है जितना होना चाहिए, लेकिन फिर भी हमारे पास है। यहाँ पे और ज्यादा चीजें जुड़ गई गरीबी के लिए। तो यहाँ तक आपकी बात समझ में आ गई होगी। अगर कोई दिक्कत हो तो मुझे बताइएगा दोस्तों। अब तक हमने जो जाना था वो जाना था क्या? गरीबी क्या है? तो किसी ने बताया जी 2400 कैलोरी भी नहीं कोई ले पा रहा है तो वो गरीब है। कोई बोल रहा है 2100 नहीं ले पा रहा है शहर में तो गरीब है। यहाँ पे इन्होंने बना दिया सब, ये हमारे कॉस्ट प्राइस इंडेक्स है, ये शहर का कॉस्ट प्राइस इंडेक्स। मतलब यहाँ पे बहुत सारी चीजों को हमने शामिल कर दिया और इसकी वस्तुओं की इतनी कीमत है। तो अगर व्यक्ति इतनी वस्तुओं की चीजों को खरीद रहा है, यूज कर पा रहा है, तो वो गरीब है। आगे इन्होंने गरीबी को और ज्यादा, हालांकि रंगराजन समिति आई है। कब आई है रंगराजन समिति? कमेंट में बताइए मुझे। रंगराजन समिति बताइए जल्दी। रंगराजन समिति कब आई है? रंगराजन समिति आई है 2014 में। 2014 में, ठीक है। अब तक देखो आप
1971 से चल रही है, गरीबी हटानी है, और 2014 में नई सरकार आई है, वो भी गरीबी हटा रही है। किस पे हटवा रही है? रंगराजन पे, रंगराजन समिति के आधार पे 2014 में। तो हालांकि वो स्थिति नहीं है जो 1971 में थी, यहाँ पे स्थिति थोड़ी बदल चुकी है, यहाँ पे मापदंड जो है थोड़े से बदल चुके हैं। तो रंगराजन समिति ने भी कुछ कहा है, जो मुझे लगता है कि इसमें से आप कोई भी पॉइंट्स उठा करके अपना इंट्रोडक्शन का काम चला सकते हैं, या फिर जो भी आपको बेसिक चीजें चाहिए होंगी वो यहाँ से आपको मिल जाएंगी। तो ये हमने क्या की बात करी कि गरीबी क्या है, निर्धनता क्या है, किस किसने क्या क्या बोला है गरीबी के बारे में। सबसे पहले आप ये डाल सकते हैं, फिर ये जो भी आपको अपने हिसाब से ठीक लगता है आप इस्तेमाल कर सकते हैं। दोस्तों अब देखिए, अब हम निर्धनता की जब बात करते हैं तो निर्धनता मतलब है क्या, मतलब ये भी थोड़ा उसी का जो मैंने बताया उसका ही थोड़ा एक नया रूप है। आप ऐसे समझ लीजिए कि देखिए निर्धनता क्या है। निर्धनता संसाधनों की कमी, मतलब कोई भी व्यक्ति है जिसके पास एसेट्स नहीं है, मतलब जो जरूरी चीजें हैं, जरूरी चीजें मतलब क्या हो गई कि देखिए सबसे पहले उसको क्या चाहिए, सबसे बेसिक नीड क्या है? रोटी, कपड़ा, मकान। मूवी देखी थी रोटी, कपड़ा और मकान, बस मैं उसी की बात कर रहा हूं कि सबसे बेसिक नीड क्या है? सबसे बेसिक नीड है रोटी, उसके बाद कपड़े, और उसके बाद मकान। आवास तो चाहिए होगा ना भाई, एटलीस्ट पहनने के लिए कपड़े तो चाहिए ना भाई। रोटी मतलब भोजन भरपेट। अब भरपेट भोजन का मतलब ये नहीं है कि भोजन कुछ भी मिल जाए खा लिया, चाहिए कुछ कैलोरीज बॉडी के लिए और मिल रही है कुछ कम, या फिर भोजन से पेट भर जा रहा है तो बाकी चीजें तो नहीं फुलफिल हो पाएंगी ना। तो जो हमें संसाधन चाहिए, जो हमें एसेट्स चाहिए, जो हमें रिसोर्सेस चाहिए, अगर वो रिसोर्सेस नहीं है तो वो क्या है? निर्धनता है। और निर्धनता अगर है, रिसोर्सेज की कमी यदि है, तो आप जो है जो भी आपके लिए आवश्यक चीजें हैं वो आप हासिल नहीं कर, क्योंकि आपके पास क्या नहीं है? रिसोर्स नहीं है। अगर आपके पास पैसा नहीं है, रिसोर्सेज का मतलब संपत्ति, धन, या पढ़ने के लिए पैसा नहीं है, तो आप जो अच्छी शिक्षा नहीं ले सकते। यदि आपके पास पैसा नहीं है, यदि आपके पास एसेट्स नहीं है, यदि आपके पास संसाधन नहीं है, रिसोर्सेज नहीं है, तो दोस्तों आप जो अच्छा स्वास्थ्य नहीं ले सकते। अगर आपके पास एसेट्स नहीं है, संसाधन नहीं है, तो दोस्तों आप क्या नहीं ले सकते? अच्छा आवास नहीं ले सकते, अच्छा परिवहन आप नहीं ले सकते। परिवहन से मेरा मतलब यह है कि आप जो है बस में धक्के खाते हुए जाएंगे या फिर ट्रेन में धक्के खाते हुए जाएंगे, लेकिन अगर आपके पास अच्छी सुविधा है, अच्छे संसाधन है, तो आप जीवन का 2 घंटे 3 घंटे मतलब वायुयान से यात्रा कर सकते हैं, जो आपके समय को बचाएगा। और वही सोच के देखिए 2 दिन में आप कहीं पे पहुंच रहे हैं, नॉर्थ से साउथ आपको जाना है। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि संसाधनों की कमी ही आपकी जो आवश्यकताएं हैं उनको क्या कर देती है? कम कर देती है। क्या कोई भी गरीब बच्चा ये ख्वाब देख सकता है कि मैं भी किसी महंगे स्कूल कॉलेज में पढ़ूंगा? नहीं देख सकता, क्योंकि स्कूल कॉलेजों की फीस ही इतनी ज्यादा है। तो मैंने क्या कहा, कारण क्या? कि उनके पास संसाधनों का अभाव है। जिसके पास संसाधनों के अभाव है वही कारण बनेगा कि अपूर्ण आवश्यकता उनकी होगी। और जब आवश्यकता जितनी उनको चाहिए थी वो चीजें नहीं मिली, तो फिर क्या होगा? वही वो व्यक्ति कम प्रोडक्टिव हो जाएगा। यानी कि जब भरपूर शिक्षा नहीं मिली, कम उम्र में ही उसने क्या कर दिया? मजदूरी शुरू कर दी अपने पिताजी के साथ। अब वही मजदूर का बच्चा जो है, क्या वो उतना प्रोडक्टिव हो पाएगा? वो भी 10,000 पे ही काम करेगा, वो भी 10,000 पे ही काम करेगा ना। देखिए एक हम बोलते हैं पीढ़ीगत गरीबी, आपको पता होगा पीढ़ीगत गरीबी। तो पीढ़ीगत गरीबी का मतलब क्या है कि दादाजी भी मजदूर हैं, पिताजी भी मजदूर हैं, मैं बोल रहा हूं उसे तो ये वर्ड आप मतलब माइंड मत करना। पिताजी भी मजदूर हैं, दादाजी भी मजदूर हैं, और जो है जो वर्तमान पीढ़ी है वो भी मजदूर है, और जो अगली पीढ़ी है उसका भी कोई ख्वाब नहीं है। तो आप ये देखिए कि 1 पीढ़ी, 2 पीढ़ी, 3 पीढ़ी, 4 पीढ़ी, ख्वाब भी नहीं है। इस ये खेत में ट्रैक्टर चला रहा है, उसके में ये पिताजी जो है मान के चलिए कि उनका और कोई काम कर रहे हैं, दादाजी भी उनका मतलब उनकी पीढ़ियों में उन्हीं के यहाँ काम कर रहे थे। तो ये क्या हो गई? पीढ़ीगत गरीबी हो गई। कारण संसाधनों का अभाव।
संसाधन नहीं है तो आवश्यकता अधूरी रही, आवश्यकता अधूरी रही तो उतने प्रोडक्टिव नहीं बन पाए, मानव संसाधित नहीं हो पाया, तो क्या हो गई, प्रोडक्शन कम हो गया। भाई एक डॉक्टर जो कमा रहा है दिमाग से, एसी में बैठ करके, जो सुविधाओं के आधार पर केवल दिमाग से जो कमा रहा है, वही सेम उसकी उसी की क्लास में पढ़ा हुआ या उसका कोई दोस्त ऐसा जो गरीब दोस्त हो, वो नहीं, वो खड्डा खोदेगा और गड्ढा खोद करके वो क्या कमाएगा, हाथ पैरों से जो मेहनत की जाएगी उसके बदले में जो मिलेगा वही 10,000, 15,000, 20,000। और अगर बीमार हो गया तो पूरा पूरा काम वो किससे कर रहा था, शरीर से, क्या उसे पैसा मिलेगा, नहीं मिलेगा। लेकिन उसने इतना पैसा कमा लिया दिमाग से, वो आराम से बैठ के खा रहा है। और अगली पीढ़ी में क्या होगा, संसाधन भरपूर होंगे, संसाधन भरपूर होंगे तो आवश्यकताएं पूरी होंगी, आवश्यकताएं पूरी होंगी तो प्रोडक्टिव होगा, तो प्रोडक्टिव हो जाएगा। समझ आया। अगर प्रोडक्टिव नहीं हुआ तो क्या होगा, जीवन की गुणवत्ता गिर जाएगी, जीवन की गुणवत्ता गिर जाएगी, जो उसका जीने का जो स्टैंडर्ड होगा वो नहीं होगा जो होना चाहिए। जैसे मैंने कहा, एक मजदूर और एक डॉक्टर, एक टीचर, एक इंजीनियर, दोनों में अंतर है। उनका जो जीवन की गुणवत्ता है वो अलग है, और जो है एक मजदूर की जो जीवन की गुणवत्ता है वो अलग है। समझ में आया। वो किसी दिन चटनी से भी रोटी खा के आराम से रह लेगा, लेकिन उसे हर दिन सब्जी चाहिए होगी। तो दोनों की जीवन की गुणवत्ता में अंतर है। उसके जो कपड़े होंगे वो ब्रांडेड होंगे और उसके कपड़े शायद ना भी हों, बस नॉर्मल जो कपड़े, बेसिक बेसिक कपड़े, या फिर समझ लीजिए कि ऐसे कपड़े जो नहीं भी हों तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता। आगे है, अब वही व्यक्ति, अगर संपूर्ण देश के बारे में हम बात करें, अगर बड़े लेवल पे ये चीजें हैं तो देश पर भी इसका फर्क पड़ेगा। यदि किसी भी देश के, आप ये समझ लीजिए कि 80% लोग या 20% लोग गरीब हैं, तो क्या स्थिति होगी। 20% लोग अपनी आवश्यकताएं भी पूरी नहीं कर पाते। 80% लोग अफ्रीकन कंट्रीज की यदि हम बात करें तो वहां अपनी आवश्यकताओं को भी पूरा नहीं कर पाते। जो बेसिक बेसिक नीड्स हैं, रोटी कपड़ा मकान, उनको भी वो पूरा नहीं कर पाते। तो दुख की बात तो है ही ये। तो अब ये बात रही कि क्या है, तो ये आपने बहुत अच्छे से समझ लिया होगा। मुझे नहीं लगता है कि अब इसके लिए कोई भी जरूरत होगी दोस्तों। अब देखिए आगे की जब हम बात करें, हालांकि आप यहाँ पे बहुत सारी चीजों को और ऐड ऑन कर सकते हैं, आप यहाँ पे बहुत सारी चीजों को और ऐड ऑन कर सकते हैं, जिसमें कि आप जो है ये बता सकते हैं कि भाई मतलब ये चीजें जैसे मल्टी पॉवर्टी, पीढ़ीगत गरीबी, ये बहुत सारी चीजें आप जो यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। आगे देखिए दोस्तों, हम अब जो बात कर रहे थे वो बात कर रहे थे कि भैया गरीबी के कारण क्या हैं, यानी कि अब हम जो हमारा पॉजिटिव एस्पेक्ट था, कारण कहिए या फिर महत्व कहिए, या फिर हम गरीबी को कैसे ट्रेस कर सकते हैं, कहाँ कहाँ क्या क्या मुद्दे हैं, उनको हम समझ सकते हैं। और इसमें हम साथ ही साथ वैल्यू एडिशन भी करेंगे, कुछ वैल्यू एडिशन हो रखा है पर, और हम जो भी संभावना जहां होगी वहां करेंगे। तो दोस्तों अब देखिए हम यहाँ पे समझते हैं, सबसे पहले हम लेके चलते हैं पॉजिटिव एस्पेक्ट पे। वो क्या है, आर्थिक। आर्थिक में देखिए सबसे पहले हम बात करेंगे बेरोजगारी की। क्या रोजगार गरीबी को कम करता है? बिल्कुल करता है। क्या बेरोजगार होने से गरीबी आती है? जी बिल्कुल आती है। अगर कोई व्यक्ति बेरोजगार है तो क्या वो अपनी आवश्यकताओं को, संसाधनों की कमी होगी? बिल्कुल होगी। और संसाधनों की कमी होगी तो वही आवश्यकताएं कम हो जाएंगी, और आवश्यकताओं को जब पूरा नहीं कर पाएगा तो कम प्रोडक्टिव हो जाएगा, और प्रोडक्टिव कम होगा, आप समझते हैं उसका, उसकी जीवन की गुणवत्ता पर असर पड़ेगा। और जीवन की गुणवत्ता जब उसकी अच्छी नहीं होगी तो डिमांड नहीं करेगा, सप्लाई नहीं होगी। ओवरऑल किस पे इंपैक्ट पड़ेगा? देश पे इंपैक्ट पड़ेगा। तो दोस्तों यहां पे हम बात कर रहे हैं बेरोजगारी की। बेरोजगारी की जब हम बात करेंगे तो भारत में 2%, पीरियोडिक लेवल फोर्स सर्वे बताता है कि भारत में 2% से अधिक गरीबी है। ये पीरियोडिक लेवल फोर्स सर्वे बताता है दोस्तों। आगे देखिए, ऋण की कमी है। भैया जो व्यक्ति, आप ये समझिए गरीब है, उसके पास स्किल नहीं है, पहली बात। दूसरा, उसको शिक्षा अच्छी नहीं मिली संसाधनों के अभाव की वजह से, ठीक है। शिक्षा नहीं है, स्किल नहीं है, तो क्या करे, अकुशल व्यक्ति को
एटलीस्ट वो कुछ नहीं है तो थोड़ा बहुत आप कुशलता उसे दे दीजिए, ठीक है, स्किल बना दीजिए। वो स्किलफुल नहीं है तो ऐसा उसे कोई काम दे दीजिए जिसको करने से उसको जो है कुछ पैसा मिल जाए, यानी अकुशल काम हो और वो दे दीजिए, उससे वो कर लेगा। जैसे जी राम जी में आप 100 दिन का रोजगार दे दीजिए, ठीक है, तो वो ठीक हो जाएगा, उसकी भी कंडीशन बढ़िया बन जाएगी। लेकिन ऋण की अगर कमी है तो आप क्या करेंगे, मतलब सॉरी, अगर वो व्यक्ति अकुशल है तो आप उसे कौशलपूर्ण बना दीजिए, स्किलफुल बना दीजिए, और जब उसके पास स्किल आ जाए तो उसको क्या कर दीजिए दोस्तों, ऋण दे दीजिए। जब उसके पास ऋण आ जाएगा तो उससे अपना कोई वो छोटा मोटा काम कर लेगा। अब धीरे धीरे उसको फिर से आप वो करिए, मतलब जब वो व्यक्ति थोड़ा ठीक ठाक कंडीशन में आ जाए, आपका पैसा लौटा दे, फिर से उसे थोड़ा ज्यादा पैसा दे दीजिए ताकि वो अपने व्यापार को और अच्छा कर ले। यही है आपकी मुद्रा योजना, ठीक है। क्या है ये, मुद्रा योजना। अब देखिए यहां पे दिक्कत क्या है, अगर हम गरीबी का नारीकरण देखें, एक अच्छा कीवर्ड है गरीबी का नारीकरण, गरीबी का नारीकरण। मेरे कहने का इस वर्ड से मतलब है कि जब महिला जो है, हम देखेंगे स्त्री और पुरुष में अगर फैमिली गरीब है तो सबसे ज्यादा असर किस पे पड़ेगा, महिला पे ज्यादा असर पड़ेगा पुरुष की अपेक्षा। गरीबी का असर पड़ेगा दोनों पे, लेकिन महिला पे उसका असर ज्यादा पड़ेगा, क्योंकि महिला जो है परिवार में सबसे पिछली श्रेणी में खड़ी होती है, मतलब सबसे पिछले स्तर में आती है, तो महिला पे ज्यादा असर पड़ेगा। अब देखिए इसी असर का आप एक ये डाटा देख लीजिए, मतलब महिलाओं के पास 2% संपत्ति है। अब जब महिलाओं के पास संपत्ति ही नहीं होगी तो क्या उनको ऋण मिलेगा, नहीं मिलेगा। जब महिलाओं के पास संपत्ति ही नहीं होगी तो गारंटी नहीं होगी, गारंटी नहीं होगी तो ऋण नहीं मिलेगा, ऋण मिलेगा भी तो अनौपचारिक क्षेत्रों से मिलेगा, ऐसे क्षेत्रों से जहां वो अपने आप को ऋण के जाल में फंसा लें। जैसे आज ब्याज 3% है, 1 महीने बाद वो ब्याज जुड़ करके, यानी कि धीरे 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 वो पैसा एड ऑन होकर के इतना पहुंच जाता है 2-4 सालों में कि जितना पैसा लिया है उसका 2 गुना 3 गुना पैसा बन जाता है। तो ऐसे ऋण जाल में फंस जाते हैं। अब ऋण जाल में फंसेंगे तो ऑब्वियसली क्या होगा, गरीबी बढ़ेगी घटेगी, गरीबी बढ़ेगी। समझ रहे हो बात को। अच्छा दोस्तों आगे देखिए, अगर आप अनौपचारिक क्षेत्रों से ऋण लेते हैं तो वो अपने आप में महंगा मिलेगा, वही ऋण जाल वाली स्थिति आ जाएगी। कैसी स्थिति आ जाएगी, ऋण जाल वाली स्थिति आ जाएगी। आप इस कीवर्ड को अच्छे से यूज कर सकते हैं, गरीबी का नारीकरण। अच्छा, निम्न कौशल। देखिए निम्न कौशल भी अपने आप में एक गरीबी का कारण है। मैंने आपको बताया था कि जो स्किलफुल व्यक्ति होगा, जो व्यक्ति स्किलफुल होगा, जिसके पास स्किल ज्यादा होगी, जिसके पास शिक्षा ज्यादा होगी, वो व्यक्ति अशिक्षित अकुशल व्यक्ति से ज्यादा कमाएगा। अब स्किल नहीं है तो स्किल दो, लेकिन स्किल लेने लायक भी क्षमता नहीं है तो क्या होगा, गरीबी। अगेन वही विशेष साइकिल में वो फंसेगा। तो मैंने कहा 5% से, मतलब 5% से कम भारत में औपचारिक रोजगार हैं। मतलब निम्न कौशल से मतलब मेरा क्या है, निम्न कौशल को अगर मैं जस्टिफाई करना चाहूं कि भारत में निम्न कौशल है और वो गरीबी का कारण है, तो 5% से कम औपचारिक रोजगार है भारत में। क्या आप समझ गए मेरी बात को दोस्तों। 5% से कम अगर भारत में औपचारिक रोजगार है तो ये अपने आप में जो है गरीबी का कारण है। कैसे गरीबी का कारण है औपचारिक रोजगार, मैंने कहा औपचारिक रोजगार अगर नहीं होगा तो ऋण कैसे मिलेगा। भाई आप जो है अपने घर में कोई भी चीज या फिर सब्जी बना रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, सब्जी बेच रहे हैं, सॉरी सब्जी बेच रहे हैं, या किसान खेत में सब्जी उगा रहा है, क्या उसको उतना ऋण मिलेगा जो एक कंपनी वाला, जो फैक्ट्री वाला लेगा ऋण, नहीं लेगा, उतना नहीं मिलेगा ना। तो इसीलिए अपने आप में ये गरीबी का एक कारण है। समझ गए मेरी बात को। अब कोई व्यक्ति स्किलफुल हो गया कि मैं ये काम जी शुरू करना चाह रहा हूं, क्या मुझे इसके लिए, वहां वो अपने डॉक्यूमेंट्स लगाएगा, बताएगा, एमएसएमई में पहुंचेगा, वहां से उसको जो है ऋण अच्छे से मिल जाएगा। नहीं तो कोई फंडिंग कंपनी वगैरह कोई भी लोग मिल जाएंगे जो उसे आराम से फंड करेंगे। अच्छा एक चीज और, यहां से देखिए एग्रीकल्चर सेक्टर, एग्रीकल्चर सेक्टर जो है अपने आप में, 1 मिनट में थोड़ा पानी पी लेता हूं। एग्रीकल्चर सेक्टर जो है अपने आप में, आप ये समझ लीजिए कि एग्रीकल्चर सेक्टर में डिपेंडेंसी बहुत ज्यादा है।
निर्भरता बहुत ज्यादा है, और निर्भरता अगर एग्रीकल्चर पे ज्यादा होगी तो आप ये समझिए कि कितने बड़े कष्टों का कारण होगा। यानी कि प्रोडक्शन एग्रीकल्चर में है नहीं, लोग ज्यादा वहां काम करते हैं, तो क्या यह विशेष साइकिल नहीं बनेगी? काम, लोग ज्यादा, काम कम, प्रोडक्टिविटी ज्यादा, काम कम, क्या होगा? लोगों के पास उतने संसाधन नहीं आएंगे, उतनी चीजें नहीं आएंगी जितनी उनको जरूरत है, उतनी उनकी आय नहीं होगी जितनी उनको जरूरत है, और आय अगर अधिक नहीं होगी तो क्या होगा? वही दिक्कत जो हम बात कर रहे थे, निर्धनता, एक कारण वो बनेगा। तो भारत में जो है 43%, 43% वर्तमान में जो है कृषि पर डिपेंडेंट जनसंख्या है। एग्रीकल्चर पे डिपेंडेंट जनसंख्या कितनी है दोस्तों? जो है वो आपकी 46%, सॉरी 46% जनसंख्या जो है एग्रीकल्चर पे डिपेंडेंट है। तो ये आप ध्यान रखेंगे। दूसरा, देखिए मैंने आपको क्या बताया, 46% भारत में जो है कृषि पर निर्भरता है, कृषि पर निर्भरता कितनी है जी? अरे बोल दिया करो, कुछ तो लिखो भाई, हमको भी थोड़ा सुकून मिलता है। ऐसा लगता है कि जैसे क्या मिल गया, कुछ तो बताया करो, बोलते रहा करो, बड़ा सुकून मिलता है तुम्हारे बोल देने से। 46% जो कृषि है, सॉरी कृषि निर्भरता है, ठीक है। कृषि पर निर्भर लोग कितने हैं? 46%। सोच के देखिए, भारत की आधी आबादी कृषि पर निर्भर, जहां प्रोडक्शन है ही नहीं। एक और चीज देखिए, भारत जनसंख्या अधिक थी, और जनसंख्या अधिक थी तो दिक्कत क्या हुई? भारत दुनिया का एकमात्र ऐसा एग्जांपल है जो प्राइमरी सेक्टर से सीधा टर्सरी सेक्टर में, यानी कि या तो खेती में काम कर रहे थे, खेती में काम करते करते एक साथ हम सेवा क्षेत्र में चले गए। यानी हमारा हाई लेवल प्रोडक्शन, मतलब हमारी हाई लेवल इनकम कहां से आने लगी? सर्विस सेक्टर से। सबसे ज्यादा कहां से आ रही थी? प्राइमरी से, एग्रीकल्चर से। जब हम आजाद हुए 10-12 सालों तक, 15 सालों तक हमें वही प्रॉफिटेबल मतलब मिला वहां से, लेकिन हमने देखा धीरे 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 हम इंडस्ट्रियल सेक्टर में गए ही नहीं, हम कहां पहुंच गए? सीधे सर्विस सेक्टर में। तो ये भी आप एक ध्यान रखना, यानी 46% कृषि पर निर्भरता है। एक बात और दोस्तों, भारत में 86%, 86%, 86% जो किसान है वो मार्जिनल फार्मर है। कैसे फार्मर है दोस्तों? 86% किसान कैसे हैं जी? भारत में 86% किसान ऐसे हैं दोस्तों जिन किसानों का, उनके पास मतलब मार्जिनल फार्मर को हिंदी में बोलते हैं सीमांत किसान। कैसे किसान है? सीमांत किसान। और सीमांत किसान क्या होता है? ऐसे किसान जिनके पास 1 हेक्टेयर या उससे कम जमीन है। कितनी दोस्तों? 1 हेक्टेयर या उससे भी कम जमीन है। मैं बस इतना बताना चाह रहा हूं आपको, यदि भारत की ये 2 समस्याएं ठीक हो जाएं, क्या मतलब लोगों को जमीन बढ़ा के देते हैं? नहीं। क्या करना चाहिए फिर हमें? देखिए मैंने आपको बताया कि 46%, 46% भारत में कृषि पर निर्भरता, पहला काम। दूसरा, 86% भारत में किसान है सीमांत किसान, जिनके पास 1 हेक्टेयर उससे भी कम जमीन है। अगर ये 2 समस्याएं ठीक हो जाती हैं तो भारत की एग्रीकल्चर मार्केट जो है वो अपने आप में प्रोडक्टिव हो जाएगी, यानी कि वहां पे भी लोगों को लाभ मिलने लगेगा। करें क्या? क्या करना चाहिए? एक मतलब ये अपने आप में एक समस्या है, तो आप ये बता सकते हैं। हालांकि मैं इसको यहां इसलिए बता रहा हूं कि आप जो है जो नेगेटिव पॉइंट्स होंगे उसको आप यहां कर सकते हैं ऐड। फिर देखिए यहां से लोगों को हटा करके हमें क्या करना चाहिए? यहां से लोगों को हटा करके हमें ऐसे सेक्टर में लेके जाना चाहिए जहां काम हो, जैसे इंडस्ट्रियल सेक्टर में। इनसे इंडस्ट्री में काम कराया जाए, या इंडस्ट्री भारत में लगाई जाए, जो कि सरकार कर रही है। रोड बना बना के दूरियां कम कर रही है। धीरे धीरे इंडस्ट्रियलाइजेशन ये होगा, और जैसे इंडस्ट्रियलाइजेशन होगा वैसे ही यहाँ से जो एग्रीकल्चर
कि जो मतलब एग्रीकल्चर में जो लगे हुए लोग हैं धीरे धीरे इंडस्ट्री से जुड़ जाएंगे। मैं भी देख पा रहा हूँ, मेरा जो गांव है वहां पे लगभग लगभग ये समझ लीजिए कि 80% 90% जो बच्चे थे जो कभी हमारे साथ रहते थे, आज वो पूरा का पूरा गांव सूना है। कारण अब लोगों को पता चल गया कि खेती में काम करने का कोई फायदा नहीं है। कहाँ काम करना है? इंडस्ट्री में। इंडस्ट्री में काम करेंगे, किसी फैक्ट्री में काम करेंगे, कंपनी में काम करेंगे, वहां आपको एक सैलरी मिलेगी। सैलरी मिलेगी तो वही मैंने कहा, आपका जो आवश्यकता है वो पूरी होंगी। आवश्यकताएं पूरी होंगी तो आप प्रोडक्टिव बनेंगे, आपकी जो पीढ़ी है वो प्रोडक्टिव बनेगी, पीढ़ी प्रोडक्टिव बनेगी तो जीवन की गुणवत्ता बढ़ेगी, जीवन की गुणवत्ता बढ़ेगी तो वही देश को फायदा होगा। खैर, आगे हम बात करते हैं 5% बनाम 5% बनाम 7% राष्ट्रीय औसत वृद्धि। देखिए, अगर हम बात करते हैं एग्रीकल्चर सेक्टर की तो वहां पे क्या है कि भैया जो औसत वृद्धि है देश की वो कितनी है? 7%। यहाँ पे कितनी हो रही है जी? 5%। तो ये भी अपने आप में एक समस्या है। ठीक है दोस्तों, अरे यार ये थोड़ा ऐसा लिख गया। हालांकि आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, देख लीजिए कि जो है आपको मतलब समझ में तो आ ही रहा होगा, बाकी मैं इस बार से ध्यान रखूंगा। ठीक है दोस्तों, तो ये इकोनॉमिकल हो गया। दूसरा देखेंगे हम आईआर बेस पे भारत को क्या दिक्कत है, इंटरनेशनल रिलेशन बेस पे जो हम सिलेबस अप्रोच चला रहे थे उसमें आईआर बेस पे क्या दिक्कतें हैं? देखिए यहां पे अगर युद्ध होगा, युद्ध से मतलब भारत के युद्ध की बात नहीं कर रहा हूं मैं, अभी वर्तमान में आप देख रहे हैं कि जो है हॉर्मुज पे युद्ध चल रहा है, ठीक है, और एक जो है आपका रसिया और जो है आपका जो वॉर चल रहा है रसिया का, वो रसिया वॉर और ये हार्मूज पे, तो यहां से दोनों की जो सप्लाई चेन है वो भारत की जुड़ी हुई है, और सप्लाई चेन जब डिस्टर्ब होगी तो क्या होगा? ऑब्वियसली देश में गरीबी बढ़ेगी, क्योंकि जो आवश्यक चीजें हैं वो नहीं मिलेंगी। आवश्यक चीजें नहीं मिलेंगी तो इकोनॉमिकल साइकिल है वो गड़बड़ हो जाएगी, और इकोनॉमिक साइकिल गड़बड़ होगी तो इम्पैक्ट होगा देश के लोगों पे, देश की जनता पे, और जब जनता पे इम्पैक्ट होगा तो जो मार्जिनल हैं, जो सबसे पीछे हैं लाइन में, उन पे इम्पैक्ट ज्यादा होगा। समझ में आया? बीमार व्यक्ति ज्यादा प्रभावित होता है, हेल्दी व्यक्ति कम प्रभावित होता है। वही से जैसे आप इस बात को ऐसे समझ लीजिए, इकोनॉमिकल है कि मान के चलिए कीमत बढ़ी किसी चीज, पेट्रोल की कीमत अगर बढ़ती है इसी से, तो पेट्रोल की कीमत बढ़ने पर क्या जिस आदमी की इनकम 1 लाख 2 लाख रुपए पर मंथ है उस पर असर पड़ेगा? नहीं पड़ेगा। असर किस पे पड़ेगा? असर पड़ेगा जिसकी कीमत जिसकी जो आप ये समझिए कि जिसकी इनकम ही 20-30 हजार रुपए है, और जिसको वाहन से जाना आना पड़ता है, घर दूर है उसके, उस पर असर पड़ेगा इसका। 1 लाख 2 लाख 3 लाख जो अपने आप में पेट्रोल डीजल इतना डलवाते हैं गाड़ियों में, उनको सरकार को सोचना चाहिए कि जो ज्यादा डलवा रहा है उसको जो है ज्यादा वो लगा दे, जो कम ले रहा है उसको थोड़ी राहत दे। लेकिन जो भी है तो ये सबसे ज्यादा इम्पैक्ट कौन होता है? गरीब होता है, तो उससे भी आपकी जो गरीबी बढ़ती है। आगे शरणार्थी संकट। देखिए भैया, रोहिंग्या का मुद्दा आपको पता होगा, बांग्लादेशियों का मुद्दा आपको पता होगा, जो देश में बहुत आगे जोर शोर से चल रहा है। तो रोहिंग्या जो है अपने आप में एक मुद्दा है। जब थाली में उतना ही भोजन है, अपने लिए कम पड़ रहा है, कोई विदेशी या कोई और व्यक्ति जिसके यहाँ अपने यहाँ संकट है वो अगर आ जाएगा तो जो अपने पास खाने के लिए है वो कम पड़ जाएगा। हालांकि मानवता ये कहती है कि भाई सबसे जरूरी है भोजन सबको देना, मानवता का ध्यान रख ले, लेकिन मानवता तो तब ना जब अपने लिए कुछ हो। हमारे देश में ही इतने बड़े लेवल पे गरीबी है। हमारे देश के जो सरकारें हैं या नेता हैं वो कितने सालों से गरीबी हटाओ कर रहे हैं, आज तक गरीबी नहीं हट रही है। आज भी डाटा रिपोर्ट्स प्रकाशित हो रही है कि साहब इतने गरीब इतने गरीब इतने गरीब। हालांकि वर्ल्ड बैंक ने बहुत अच्छा बोला है, अभी हम उस पर चर्चा करेंगे कि भारत में साहब इतने करोड़ लोग जो है इन 9 सालों में बाहर आ गए, जो भी है। आगे देखिए, हम पॉलिटिकल लेवल पे अगर हम बात करें तो गरीबी का निम्न आकलन। देखिए यहाँ पे जो है सबसे बड़ी समस्या क्या हो गई है कि भैया हम गरीबी का वो आकलन ही नहीं कर पा रहे जो होना चाहिए। जैसे 21.9% है, यहाँ पे मैंने बताया था तेंदुलकर जो
समिति है 2011 में, उसने ये बोला था बजट एलोकेशन उतना नहीं हो पाता, ऊपर से देश में भ्रष्टाचार इतना है जिसका कोई जवाब नहीं है। भैया भ्रष्टाचार होगा तो पैसा किसका खाया जाएगा? टैक्स पेयर्स का। और किसको देने वाले थे वो टैक्स पेयर पैसा? गरीबों को। भाई साइकिल ऐसे ही तो चलती है। सरकार का काम क्या है? सरकार का काम यही तो है कि टैक्स पेयर से पैसा लेना, जिनके पास पैसा ज्यादा है या जो कमा रहे हैं उनसे कुछ मात्रा में लेकर के उन लोगों को देना जो निर्भर है, जो उतना नहीं कमा पा रहे, जो मार्जिनल हैं, जो सीमांत हैं, उनको देना। लेकिन भ्रष्टाचार क्या करेगा? उन तक पहुंचने नहीं देगा, टैक्स वालों से ज्यादा लेगा और तरीके तरीके विभिन्न विभिन्न ऐसे आइडियाज लगाएगा जिससे उनको पैसा मिल जाए। थोड़े थोड़े काम करने के भी पैसे लेगा। तो लालच चीज ही ऐसी, जिसको हो गया उसको बहुत कुछ चाहिए, जिसको नहीं है उसे कुछ भी नहीं चाहिए। अपना जितना मिल जाए उतने में ही संतोषी सदा सुखी। ठीक है, तो देखिए दोस्तों, भ्रष्टाचार में भी हम 91वें स्थान पर आते हैं। टोटल 182 देशों में आधे पे आते हैं। अभी तो बहुत दूरी तय करनी हमको बाकी है। तो सीपीआई मतलब इसमें जो है हम 91वें स्थान पर आते हैं। आगे देखिए दोस्तों, पर्यावरण एवं डिजास्टर मैनेजमेंट, इस बेस पे जीएस पेपर 3 का जो है, इस बेस पे हम क्या निकाल सकते हैं? क्या आपदा जो है, क्या आपदा कभी भी ये कर सकती है कि भैया ये गरीबी को इम्पेक्ट कर सकती है? बिल्कुल भाई, होता है ना। कोसी नदी जब बिहार में बाढ़ लेके आती है तो लोग इधर से उधर, या फिर केरल में हमने बाढ़ देखी, उत्तराखंड में जब बादल फटा हमने क्या देखा? यही तो देखा कि वहां पे जो छोटी छोटी आवश्यकताएं उनके लिए भी लोग तरस रहे हैं। ठीक है, तो आप यहाँ पे उत्तराखंड बादल फटना कह सकते हैं, केरल का एग्जाम्पल लिख सकते हैं, आप यहाँ बिहार का एग्जाम्पल जो है लिख सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो जो आपको ठीक लगे, ये भी अपने आप में गरीबी का कारण है। आ जाइए आगे, सुरक्षा, सिक्योरिटी बेस पे हम क्या चीज़ों को निकाल सकते हैं, कैसे पॉइंट्स जनरेट कर सकते हैं सिक्योरिटी बेस पे, और कैसे यहाँ एड ऑन कर सकते हैं, वैल्यू एडिशन कर सकते हैं। तो आगे देखिए, एक्सट्रीमिज्म, अतिवाद, हम छत्तीसगढ़ में देखेंगे कि वहां पे एक्सट्रीमिज्म की वजह से गरीबी है। लोगों के पास अपनी बुनियादी आवश्यकताओं को, शिक्षा, पानी, भूख यानी भोजन, उसके लिए जो है निर्भर रहना पड़ता है। अब सरकार क्या करेगी? इस एक्सट्रीमिज्म को हटाएगी और उनको जो है सहूलियत देगी। आगे राष्ट्र विरोधी गतिविधियां, राष्ट्र विरोधी भी गतिविधियां भाई देखिए, जम्मू कश्मीर है, हालांकि वहां पे जब पहले ये चीजें होती थी, देखिए होता क्या है कि जब राष्ट्र विरोधी गतिविधियां होती हैं तो कुछ लोगों का जो दिमाग है वो मतलब देश के लिए ना होकर के कहीं और ज्यादा शिफ्ट हो जाता है। जब और जगह शिफ्ट हो जाता है तो वो अपने आप में एक प्रॉब्लम क्रिएट करता है, जिसका आपने देखा था लाल किला विस्फोट। वहां पे जो है डॉक्टर, सोच के देखिए, पढ़े पढ़े लिखे लोग जो है ये हरकतें कर रहे हैं, तो कितनी बड़ी दिक्कत की बातें हैं। आगे देखिए, अगर मैं आपको बताना चाहूँ, चलिए हालांकि ये कोई काम की बात नहीं है, बस आप ये समझिए कि लाल किला जो विस्फोट हुआ है वो राष्ट्र विरोधी गतिविधियों के कारण हुआ। राष्ट्र विरोधी गतिविधियां जब होती हैं तो वह भी गरीबी का, क्योंकि आप किसी रिसोर्सेज को कहीं और लगा रहे हैं। जिस रिसोर्सेज को आप देश की तरक्की के लिए लगा सकते थे, उस रिसोर्सेज को आप कहाँ लगा रहे हैं दोस्तों? आप देश की विरोधी गतिविधियों में लगा रहे हैं, तो वो भी अपने आप में गरीबी का कारण हो सकता है। आगे देखिए, मैंने ये अंग्रेजों द्वारा संसाधनों का दोहन किया गया था ऐतिहासिक तौर पे, ड्रेन ऑफ वेल्थ थ्योरी। हालांकि मैंने वहां पे भी आपको बताया कि क्या हम निकालना चाहेंगे तो वहां दादा भाई नौरोजी को ले आएंगे, यहाँ पे भी दादा भाई नौरोजी आएंगे। ड्रेन ऑफ वेल्थ में इन्होंने बताया कि कैसे भाई हमारे संसाधनों का जो दोहन हो रहा है, ब्रिटिश कैसे लेके जा रहे हैं। आगे देखिए, सोशल बेस पे दोस्तों, क्या आपको लगता है कि देश में जो जाति व्यवस्था है, देश में जो जाति व्यवस्था है वो गरीबी का कारण है? बिल्कुल भाई, कास्ट बेस पे चीजें इतनी ज्यादा डिस्क्रिमिनेट होती हैं कि कुछ लोगों को वो संसाधनों की पहुंच नहीं होती है जितनी की होनी चाहिए। तो उसके लिए हमने क्या किया भैया, एक काम करते हैं, रोजगार के लिए, और रोजगार के लिए और आपका जो है शिक्षा के लिए हम क्या करते हैं, आरक्षण दे देते हैं। हालांकि मैं इसकी आगे चर्चा करूंगा, लेकिन फिलहाल आप यहीं समझ लीजिए कि जातिगत व्यवस्था जो है उससे गरीबी बढ़ती है। तो उसके लिए हमने क्या किया, उन लोगों को सहूलियत देने के लिए रोजगार शिक्षा में आरक्षण हमने दे दिया, जिससे कि
चीजें ठीक हो जाएं। पितृसत्तात्मक समाज, क्या पैट्रियार्कल सोसाइटी इसका जिम्मेदार है? हाँ जी, पैट्रियार्कल सोसाइटी भी अपने आप में जिम्मेदार है। देखिए कैसे कि पैट्रियार्कल सोसाइटी में जो महिलाएं हैं उनके उतने अधिकार नहीं होते हैं जितने कि पुरुषों के होते हैं, चाहे डिसीजन मेकिंग की क्षमता हो, चाहे उनका जो है केवल घरेलू कामों में ही उनका सहयोग हो। ये सारी चीजें अपने आप में एक इंगित करती हैं कि जो है महिला मतलब पितृसत्तात्मक समाज भी गरीबी का एक कारण है। आगे जनसंख्या वृद्धि, भैया देखिए कटोरे में चावल लिमिटेड है और ज्यादा लोग खाने आ जाएं तो चावल तो 1 या 2 लोगों को ही मिलेगा, क्योंकि चावल कटोरे के हैं और खाने वाले हैं 10, 15, 20, 25। भाई आप सोच के देखिए कि मैथिली शरण गुप्त अपनी किताब में लिखते हैं, मैथिली शरण गुप्त अपनी भारत भारती किताब उसमें लिखते हैं हम 30 करोड़, यानी कि उस समय पे जब देश आजाद हुआ लगभग जनसंख्या हमारी 30 करोड़ थी। आगे पीछे हो सकता है कुछ भी डाटा, और आज हम कितने पे पहुंच गए साहब? 142 करोड़ पहुंच गए। आगे पीछे हो सकता है ये भी डाटा। तो सोच के देखिए हम कितने तरीके से फैल रहे हैं। 5 गुने हो गए हम, लगभग हम कितने गुने हो गए? 5 गुने हो गए। क्या जमीन बढ़ी? नहीं बढ़ी। तो मैं वही कह रहा हूं कि भोजन था सिर्फ एक के लिए और लोग आ गए 5, तो क्या पांचों का पेट भरेगा? नहीं भरेगा। तो क्या करेगा? या तो एक चोरी करेगा, मैं लेके भाग जाऊं, 2 बांट लेंगे आपस में। भोजन तो सिर्फ एक को पेट भरने के लिए था, लेकिन कितने लोग खाना चाहते हैं? उसमें से 5। तो आप सोच के देखिए क्या हुआ? रिसोर्स कम, खाने वाले ज्यादा। और मैंने कहा जब रिसोर्सेज कम होंगे तो फिर उनका बंटवारा फिर कैसे होगा? छीन झटक के होगा, और छीन झटक के बंटवारा होगा, या फिर मैंने कहा कि बंटवारा संसाधनों का आवंटन फिर नीचे तक पहुंचने में और नीचे तक पहुंचने में और नीचे तक पहुंचने में प्रोडक्टिविटी, गरीबी, ये सारी चीजें धीरे धीरे बढ़ती जाएंगी, भ्रष्टाचार वगैरह वगैरह। तो मैंने कहा गरीबी इसका एक कारण हो सकती है। ठीक है, चाहे मतलब हाईएस्ट पॉपुलेशन है इंडिया में, हालांकि कितनी है हाईएस्ट पॉपुलेशन? हम अभी इस 2.1 जो है ग्रोथ पे पहुंच गए। 2.1 का मतलब ये है कि 2 स्त्री और पुरुष, उनके बच्चे कितने? 2.1। 2.1 का मतलब है 2 से थोड़े ज्यादा। चाइना की नेगेटिव ग्रोथ है इस समय पे, तो ये इसके लिए चिंता का विषय हो सकता है। हालांकि भारत की जो इतनी 2.1 है, मतलब इससे आगे पीछे हो सकती है, मतलब ये आइडियल मानी जाती है, लेकिन भारत के लिए दिक्कत ये है कि ये भारत की आइडियल नहीं है। साउथ में ऐसी ऐसी योजना चलाई जा रही है वो नेगेटिव में पहुंच गया है, नॉर्थ वाला बहुत ज्यादा पॉजिटिव में है, बिहार बहुत ज्यादा पॉजिटिव में, यूपी पॉजिटिव, बिहार पॉजिटिव, यूपी पॉजिटिव, झारखंड पॉजिटिव, पश्चिम बंगाल पॉजिटिव, और यहाँ पे हम नेगेटिव पहुंच गए साउथ में। तो ये भी अपने आप में एक दिक्कत है, नॉर्थ वर्सेस साउथ का मुद्दा है। शिक्षा पर कम जीडीपी, भैया देखिए हमें जितना शिक्षा पे खर्च करना चाहिए था उतना हम नहीं कर पा रहे, अब नहीं कर रहे, और नहीं खर्च कर रहे तो मुद्दा क्या रहा? सिर्फ बात यही हुई कि भैया अगर हम शिक्षा पे जितना वैश्विक 6% है उतना भी नहीं खर्च करेंगे तो क्या करेंगे? हम लोगों की प्रोडक्टिविटी कम कर देंगे, और लोगों की प्रोडक्टिविटी कम होगी तो क्या होगा? उत्पादन कम होगा, लोग जो है आवश्यकताएं कम नहीं कर पाए, आवश्यकताएं पूरी नहीं होंगी, आवश्यकताएं पूरी नहीं होंगी तो प्रोडक्टिविटी कम हो जाएगी, प्रोडक्टिविटी कम हो जाएगी तो क्या होगा? वही विशेष साइकिल शुरू हो जाएगी और गरीबी का एक कारण बनेगा। ठीक है, स्वास्थ्य खर्च की यदि हम बात करें, आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंडिचर की यदि हम बात करें 39.3% है इंडिया में। ये भी आप ध्यान रखेंगे, मतलब अच्छा डाटा इस्तेमाल कर सकते हैं। यानी स्वास्थ्य पर खर्च कितना करता है इंडिया, मतलब लोग जो करते हैं 39.3%। यानी कि सोच के देखिए कि आय का एक हिस्सा स्वास्थ्य पे खर्च हो जा रहा है। यानी घर में सदस्य कोई बीमार हो गया, जो पैसे बचत के लिए रखे थे, जो लड़की की शादी के लिए रखे थे, वो किस में खर्च हो गए जी? स्वास्थ्य में खर्च हो गए। समझ गए? हेल्थ पे खर्च हो गए। तो ये भी अपने आप में एक गरीबी का कारण है। भारत में यहाँ पे एक चीज और आप लिख सकते हैं, एड ऑन कर लीजिए कि भारत में जो है, जो शादियों में दहेज है, दहेज भी अपने आप में एक गरीबी का, ऋण का कारण है। क्या करते हैं कि लोग इज्जत, सोच के देखिए कि इज्जत बचाने के लिए लोग जो है कर्ज लेकर के किसी लड़की की शादी करते हैं, और उसमें जब वो दहेज देते हैं तो वह भी गरीबी का, ऋण का एक कारण बन जाता है। ठीक है, तो ये भी आप ध्यान रखेंगे। यहाँ पे ये वाली बात ये है कि नीति आयोग ने बोला है कि 10 करोड़ लोग प्रतिवर्ष निर्धनता में चले जाते हैं, जो किसके कारण? स्वास्थ्य खर्च के कारण। स्वास्थ्य खर्च के कारण नीति आयोग की रिपोर्ट है, वो बोलता है कि 10 करोड़ लोग किस में चले जाते हैं जी?
गरीबी में चले जाते हैं। किसके कारण? स्वास्थ्य के कारण। तो दहेज भी अपने आप में है। अच्छा, एक हम आ जाते हैं इस पे जो है जियोग्राफिकल लोकेशंस। आप ये बताइए कि जो स्थलाकृतियां हैं क्या वो डिसाइड नहीं करती हैं? देखिए, जो पर्वत पे जो ट्रेन है वो इस तरीके से बने हुए हैं कि वहां पे दुर्गम इलाकों में वो सुविधाएं नहीं पहुंचाई जा सकती हैं जो पहुंचानी चाहिए। जैसे आप देखेंगे नॉर्थ ईस्ट के कुछ इलाकों में ट्रेन वगैरह अभी तक नहीं, वो इंफ्रास्ट्रक्चर की चीज़ें जो होनी चाहिए थी वो अभी नहीं है। तो वहाँ पे जब ऊपर चीज़ें पहुँचाई जाती हैं तो और महंगी मिलती हैं। तो वो भी अपने आप में एक गरीबी का कारण हो सकता है। पर्वतों में, घाटियों में वहाँ अलग प्रकार के चेंजेस हो सकते हैं। आगे संसाधन जो है, जो पर्वत पे संसाधन है वो घाटी में नहीं है, जो घाटी पे संसाधन है वो पर्वत में नहीं है, मैदान में नहीं है, नहीं अलग अलग संसाधन बेस पे चीज़ें जो है होती हैं। अच्छा, अब दोस्तों यहाँ तक की बात मुझे लगता है आपको समझ आई होगी। यानी कि यहाँ से हमने जो पॉजिटिव एस्पेक्ट था उसे समझा। आप चाहें तो स्क्रीनशॉट इसका ले सकते हैं ताकि आपको आगे काम आए, क्योंकि इस पे पूरा डाटा फैक्ट सब कुछ लिखा हुआ है, तो मेरे हिसाब से आपके काम आएगा। तो आप इसे ले लीजिए स्क्रीनशॉट। चलिए आगे अब हम जो बात करेंगे आगे हम बात करेंगे इसके निर्धनता के परिणामों की। हालांकि जो हमने अभी अभी डाटा दिया है, सारा डाटा फैक्ट, उसे आप पॉजिटिव नेगेटिव जिस तरीके की क्वेश्चन की डिमांड है उस बेस पे आप इस्तेमाल कर सकते हैं, जो अभी अभी हमने मतलब दिया। मतलब ये आपकी बुद्धिमत्ता के ऊपर डिपेंड करता है कि आप उसका इस्तेमाल कैसे करेंगे। आगे देखिए, धागे वही हैं, मोती वही हैं, बार बार घूम के वही आने हैं, इस्तेमाल आपको करना है। ठीक है, कि आप जो है उसे पॉजिटिव में करेंगे, नेगेटिव में करेंगे, किस तरीके से आप स्टेटमेंट देंगे कि आप जो है, मैं फिर आपको कह रहा हूँ, डेटा फैक्ट कमिटी रिपोर्ट्स, कोई आपके पास ऐसी मतलब कुछ भी चीजें हो सकती हैं, जो जो भी आप लिख रहे हैं उसे ये बताएं कि ये चीज इस वजह से लिखी जा रही है। ऐसे कोई नहीं मानता है, मैं कोई भी नॉर्मल बात कहूंगा क्या मतलब है उस बात का, भाई बताना पड़ेगा कि इस बात के पीछे ये रीजन है, इसलिए ये बात सही है। तो टॉपर्स कॉपी आप देखिए, पीवाईक्यूज आप देखिए, उनके बेस पे डिसीजन लीजिए कि चीजें जो आपको प्रेजेंट की जा रही हैं, जो रास्ता आपको बताया जा रहा है, क्या वो रास्ता वास्तव में आपको मंजिल की ओर ले जाता है, या फिर जहां आप खड़े हैं अगले साल वहीं खड़े रहेंगे। ये आपके सोचने का तरीका है बच्चों, सॉरी दोस्तों। 2026 मेंस बहुत पास है, इसीलिए बहुत सावधानी से चीजों को करें और अपना जो कीमती समय है वो ज़्यादा से ज़्यादा रिवीजन में लगाएं, तो मेरे हिसाब से चीज़ें आपकी सही होंगी। तो आगे हम समझते हैं दोस्तों इसकी चुनौतियां क्या हैं, परिणाम क्या हैं, या हम जो है कैसे चीज़ों को करेंगे। सबसे पहले हम इधर चलते हैं इकोनॉमिकल, जीएस पेपर 2 सॉरी जीएस पेपर 3 में जो इकोनॉमिकल है। देखिए, सबसे पहली बात आती है कि भैया जो क्षमता है क्या वो गरीबी को निर्धारित करती है? उससे गरीबी बढ़ती है, कम होती है? कैपेसिटी तो भाई बहुत जरूरी है ना। अब 35% हमारी कैपेसिटी थी, अब कितनी हो गई है? 29.7%। तो ये भी अपने आप में है। आगे डिमांड कम हो गई, इससे डिमांड कम हो गई, इससे तो क्या हुआ? क्षमता कम हुई, क्षमता कम हुई, उससे क्या हो गया? डिमांड कम हो गई, और डिमांड कम हो गई तो उससे प्रोडक्टिविटी कम हो गई, प्रोडक्टिविटी कम हो गई तो क्या हुआ? असमानता बढ़ गई, इनइक्वलिटी बढ़ गई। गरीब और गरीब हो गया, अमीर अमीर और हो गया, इसके बीच की जो खाई है वो। देखिए यहाँ पे डिमांड जो है 65% ऑफ जीडीपी हो गई, पीएफसी की जो रिपोर्ट है उसके अनुसार पे। प्रोडक्टिविटी जो है एक व्यक्ति की उतनी नहीं है जितनी की होनी चाहिए। असमानता, असमानता का जो डाटा है वो यही है कि 1% जो लोग हैं उनके पास 45% देश की संपत्ति है। कितनी? 45% संपत्ति है 1% लोगों के पास, तो अपने आप में अनइक्वलिटी है। और साथ ही साथ 10% लोगों के पास देश की 77% जो है संपत्ति है। ठीक है, 1% लोगों के पास 45% संपत्ति है, 10%। इस डाटा को एक बार चेक कर लेना, मेरे हिसाब से सही है पर फिर भी
एक दो पॉइंट इधर उधर हो सकते हैं। 1% लोगों के पास 45% संपत्ति, और सब्सिडी देखिए, मतलब जो सरकार पहले सब्सिडी देती थी, अब जो सरकार सब्सिडी दे रही है उसका स्तर कितना बढ़ गया दोस्तों, 9 गुना। और आपको पता होगा 2 लाख करोड़, 2 लाख करोड़ सरकार जो है एक्स्ट्रा दे रही है, पिछले 20 वर्षों में हुआ है ऐसा। और ये हमारी संपत्ति का कितना है, 0.5% है, जो हमारी जीडीपी है उसका। ठीक है, मैं क्या कहना चाह रहा हूं, मैं सिर्फ आपको इतना बताना चाह रहा हूं कि हमें जो सब्सिडी पे खर्च था वो पहले की अपेक्षा कितना बढ़ गया है इन 20 वर्षों में, 9 गुना। और कितना, 2 लाख करोड़ हो गया है। 2 लाख करोड़ जो है बढ़ गया है खर्च, जो हमारे कुल जीडीपी का 0.5% है, जो बढ़ा हुआ है। यहां तक की बात आपको समझ आई। तो ये अपने आप में क्या है, गरीबी का एक इम्पैक्ट है जो धीरे धीरे बढ़ रहा है। गरीबी से क्या होगा, क्षमता कम हो जाएगी, क्षमता कम होगी तो डिमांड कम हो जाएगी, डिमांड कम हो जाएगी तो प्रोडक्टिविटी कम होगी, प्रोडक्टिविटी कम होगी तो इनइक्वालिटी बढ़ जाएगी, और इनइक्वालिटी बढ़ेगी तो मैं कह रहा हूं कि अमीर से गरीब को देने के लिए क्या लगेगा, और सब्सिडी लगेगी तो वो कितनी हो गई, 9 गुना। तो अपने आप में दिखाता है कि भैया हम जो गरीबों को राशन दे रहे हैं ना मुफ्त का कह करके, वो हमने ही बनाया हुआ साइकिल है जो बढ़ गया है। तो समझने की बात है दोस्तों। आगे, जनांक लाभांश, क्या हम इस गरीबी में डेमोग्राफिक डिविडेंड का फायदा उठा पाएंगे। हमारे पास जो जनसंख्या है, अब फिर से मैं वही एग्जांपल ले रहा हूं दोस्तों, अगर भोजन सिर्फ एक लोग के लिए है और जनसंख्या 5 गुनी होगी, यानी 5 लोग आ गए उसी भोजन के लिए, तो भोजन तो कम पड़ेगा। लेकिन ऐसा भी तो हो सकता है कि उन रिमेनिंग 4 को काम पे लगाया जाए, उनको काम दिया जाए, उनको रोजगार दिया जाए, वो भी कमा के लाएं, तो एक के लिए जो खाना था प्लस 4 के लिए और आ जाए। क्या हम ऐसा कर पाएंगे? अगर हम ऐसा कर पाएंगे तो हम जो है अपने देश से गरीबी को हटा पाएंगे। और कैसे, ये देखिए 4 जो लोग हैं वो अपने आप में पावरफुल भी हैं, क्योंकि डाटा ये कहता है, डेमोग्राफिक डिविडेंड ये कहता है दोस्तों कि 65% जो आबादी है, जो 65% जो आबादी है वो 35 वर्ष से कम उम्र की है। यानी कि भारत दुनिया का सबसे युवा देश है। अगर मैं कहूं तो 1/3 जनसंख्या विश्व की भारत की जनसंख्या है, वो भी युवा है। तो आप सोच के देखिए कि वो रिमेनिंग जो 4 लोग बचे, जो रिमेनिंग 4 लोग बचे दोस्तों, क्या वो फायदेमंद होंगे? बिल्कुल होंगे। क्या वो काम पे जा सकते हैं? बिल्कुल जा सकते हैं। क्या वो रिमेनिंग 4 के लिए, रिमेनिंग 10 के लिए भी पैसा ला सकते हैं? ला सकते हैं। भोजन ला सकते हैं? ला सकते हैं। अगर वो ला सकते हैं तो उनको लाना चाहिए। अगर वो लाएंगे तो देश की इनकम बढ़ेगी, आय बढ़ेगी, आय बढ़ेगी तो संसाधन बढ़ेंगे, संसाधन बढ़ेंगे तो लोगों की जो आवश्यकताएं हैं उससे भी ज्यादा लोगों के पास रहेगा। लोगों के पास जब आवश्यकता से अधिक होगा तो बचत बढ़ेगी, बचत बढ़ेगी तो हमारे पास निवेश के लिए पैसा होगा, और निवेश के लिए पैसा होगा तो हम टेक्नोलॉजिकली एडवांस हो जाएंगे, क्योंकि हम वहां निवेश करें। तो अपने आप में दोस्तों ये काम का है, लेकिन चुनौती है, बेरोजगारी ज्यादा है। 65% जो जनसंख्या जो 35 वर्ष से कम की है उसके पास करने के लिए काम नहीं है। तो क्या आप मेरी बात को समझ पा रहे हैं? मैंने जो एग्जाम्पल दिया कि भैया कटोरा एक है, थाली एक है, खाने वाले 5 हैं, अगर खाने वाले 5 हैं तो रिमेनिंग 4 को काम दे दीजिए, क्योंकि वो 4 काम कर सकते हैं, डेमोग्राफिक डिविडेंड का डाटा कहता है। लेकिन वही बात, काम नहीं है तो साइकिल बनी रहेगी, उल्टी साइकिल ये नहीं जाएगी, निवेश नहीं होगा, आपके पास आय नहीं होगी, आवश्यकताएं पूरी नहीं होंगी। तो समझना है ये बात कि किस तरीके से हम अपने आप को ले जा रहे हैं, किस तरीके से हम देश को ले जा रहे हैं। जिम्मेदारी मेरी भी है, जिम्मेदारी आपकी भी है। तो करिए, जो हम कर रहे हैं वो तो कर ही रहे हैं, आपको भी कुछ करना चाहिए। आगे देखिए, राजनीतिक की यदि हम बात करें, गरीबी में क्या कोई राजनीतिक जो है ऐसा हो सकता है निर्धनता के कारण, जिसमें जो है राजनीतिक पॉलिटिकल बेस पे बन सकता है? तो यहाँ पे हम बात करेंगे राजनीतिक सहभागिता, पीपल पार्टिसिपेशन, पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन। क्या पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन, आप ये समझिए कि भारत में जो है मतदाता, एक्टिव मतदाता कितने हैं भारत में?
एक्टिव मतदाता और साथ ही साथ जो विरोध प्रदर्शन है, अधिकारों के लिए जो लोगों की मांग है, नर्मदा बचाओ आंदोलन है, या फिर अपने मुद्दों को लोगों के सामने रखने की, लाने की मांग के लिए जो आंदोलन है, जैसे किसान आंदोलन हुआ, किसान आंदोलन हुआ, वो अपने आप में एक बहुत बड़ा मुद्दा है। ठीक है दोस्तों, जो कि पॉलिटिकल एक्टिविज्म को दिखाता है। आगे हम बात करेंगे सोशल लेवल पे। देखिए, सोशल लेवल पे जो हम मुद्दा ले रहे हैं वो ले रहे हैं दोस्तों भुखमरी का, हंगर का, भूख का। ये भुखमरी वर्ड गलत हो गया, यहाँ पे भूख है, ठीक है, भुखमरी अलग होता है, भूख से मर जाना भुखमरी होता है। तो हंगर की जब हम बात करेंगे तो दोस्तों भारत यहाँ पे 102वें स्थान पर आता है, 123 में ग्लोबल हंगर इंडेक्स का डाटा है। लेकिन क्या भूख जो है गरीबी का कारण है? कैसे? कोई आदमी भूखा है तो वो गरीबी का कारण हो सकता है, और उसका पेट भर गया तो गरीबी का कारण नहीं है? क्या ये बात कहना चाह रहा हूं मैं? जी नहीं। मैं आपको ये बताना चाह रहा हूं कि जब कोई व्यक्ति भूखा होगा, उसको भरपेट भोजन नहीं मिलेगा, तो क्या होगा? जो उसके कार्य करने की क्षमता है वो प्रभावित होगी, और जब उसके कार्य करने की क्षमता प्रभावित होगी और काम उसे करना पड़ेगा क्योंकि उसको आज की इनकम चाहिए, तो उसका स्वास्थ्य प्रभावित होगा, और जब स्वास्थ्य प्रभावित होगा तो अगेन जो उसकी प्रोडक्टिविटी है, लॉन्ग टर्म प्रोडक्टिविटी, वो भी खराब हो जाएगी। यानी कि वो काम करने लायक ही नहीं रहेगा, और जब वो काम करने लायक नहीं रहेगा दोस्तों, तो उसके जो परिवार की आवश्यकताएं हैं वो पूरी नहीं हो पाएंगी, और परिवार की आवश्यकताएं पूरी नहीं होंगी तो अगेन वही गरीबी घर में बढ़ेगी। घर के जो बाकी बच्चे हैं जिनकी उम्र पढ़ने की है वो मजदूरी के लिए जाएंगे, और जब वो मजदूरी के लिए जाएंगे तो वही पीढ़ी दर पीढ़ी गरीबी बढ़ जाएगी दोस्तों, और अपने आप में एक चिंता का विषय है। तो समझे भूख किस तरीके से गरीबी बढ़ाती है। दूसरा, कुपोषण। अगेन देखिए, जो मजदूर अपने बच्चों को भरपेट भोजन नहीं खिला पा रहा है, या भोजन जो खिला पा रहा है उसमें वो न्यूट्रिएंट्स नहीं है जिनकी आवश्यकता एक बच्चे को होती है, क्योंकि स्टार्टिंग में बच्चा जो है बढ़ता है तो कहते हैं ना बढ़वार में है, तो बढ़वार में जब बच्चा होता है तो उसकी हड्डियों के लिए कैल्शियम और बाकी मसल्स के लिए और भी चीजें, प्रोटीन्स वगैरह की जरूरत जो हमें होती है, कैलोरीज की जरूरत होती है, वो उसे नहीं मिल पाती। अगर वो उसे नहीं मिल पाएंगी तो क्या वो अपनी पढ़ाई में अच्छा कर पाएगा? ऑब्वियस वहां प्रश्न चिन्ह लगेगा। क्या वो उतनी हाइट ले पाएगा? नहीं ले पाएगा। क्या वो उतनी ग्रोथ ले पाएगा जितनी जो है बाकी अदर बच्चे ले रहे हैं जिनको पूरी तरीके से पोषण मिल रहा है? नहीं ले पाएगा। तो क्या वह भविष्य में उतना अच्छा प्रदर्शन कर पाएगा जितनी अच्छी उससे एक्सपेक्टेशन होगी? नहीं कर पाएगा, और अंत में वह भी कम से कम सैलरी में, कम से कम मजदूरी में, कुछ भी ऐसे करके अपनी पढ़ाई छोड़ करके लग जाए। समझ में आया? क्योंकि आवश्यकता ही पूरी नहीं हो रही है तो व्यक्ति करे क्या। ठीक है, तो देखिए स्टंटिंग का जो है भारत में, वो स्टंटिंग कितनी है? 30% जो है भारत में ऐसे बच्चे हैं जिनकी स्टंटिंग है। स्टंटिंग का मतलब होता है लो हाइट एज की अपेक्षा, और आगे वेस्टिंग का मतलब हो गया 5% भारत में ऐसे लोग हैं जिनकी वेस्टिंग है, नहीं लो वेट फॉर हाइट, यानी कि जितनी हाइट है उतना वेट नहीं है, वो क्या हो गया? वेस्टिंग हो गया। नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे का, नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे 6 का डाटा है कि भारत में कुपोषण, स्टंटिंग की समस्या 30% है, और वेस्टिंग की समस्या कितनी है साहब? 5% है। ठीक है, तो ये आप ध्यान रखेंगे, यानी कि ये इम्पैक्ट है, मैंने आपको समझाया गरीबी का। आगे देखिए, बीमारियों का बोझ। अभी अभी जो हम बात कर रहे थे कि नीति आयोग ने, यहाँ पे हमने बात की, सॉरी पीछे, नीति आयोग ने बोला है, सॉरी नीति आयोग ने बोला है दोस्तों कि भैया 10 करोड़ लोग
10 करोड़ लोग भारत में इसलिए गरीब हैं क्योंकि उनकी बीमारी पे जो खर्च है वो हो जाता है। यानी कि बीमार व्यक्ति अपनी बचत का एक हिस्सा कहां दे देता है? बीमारी में। का परिवार वो जो बचत के लिए पैसा कमाया था, यानी कि आगे की भविष्य की आवश्यकताओं के लिए, भविष्य की योजनाओं के लिए जो पैसा कमाया था वो वहां लग गया। अगर वो वहां लग गया तो क्या हुआ? वही जो दिक्कत होनी चाहिए। यानी कि नीति आयोग ने बोला है कि भैया 10 करोड़ लोग भारत में गरीब इसलिए हैं क्योंकि उनकी आय का एक हिस्सा चला जाता है बीमारियों में। समझ में आया? एक चीज और बताऊं, भारत जो है टीबी कंट्री है, यानी भारत में टीबी के मरीज सबसे ज्यादा हैं। अच्छा, असाक्षरता, क्या असाक्षरता भारत में गरीबी का कारण हो सकती है? बिल्कुल, असाक्षरता भारत में गरीबी का कारण है। क्या क्या है असाक्षरता? यानी कि जब व्यक्ति साक्षर नहीं होगा, पढ़ा लिखा नहीं होगा, तो क्या वह दिशा दे पाएगा अपनी आने वाली पीढ़ी को? क्या वो उतना प्रोडक्टिव होगा जो साक्षर व्यक्ति है? नहीं होगा। साक्षर व्यक्ति ज्यादा प्रोडक्टिव होता है, असाक्षर व्यक्ति कम प्रोडक्टिव होता है। और जब प्रोडक्टिव कम होगा तो आवश्यकता उसकी जो है पूरी नहीं कर पाएगा, और आवश्यकता पूरी नहीं होगी तो दिक्कत होगी जीने में। आगे देखिए, बाल मजदूरी। दोस्तों, क्या बाल मजदूरी निर्धनता का एक कारण है? मैंने बताया आपको, पीढ़ीगत पीढ़ी मजदूरी जो होती है, पीढ़ी दर पीढ़ी मजदूरी जो होती है, वो भी अपने आप में है। जैसे 4% जो कुल बच्चे हैं देश में वो मजदूरी करते हैं। कारण क्या? कि जो पिता है वो उतना नहीं कमा पा रहा है कि घर की आवश्यकताएं पूरी हो जाएं। तो छोटा सा बच्चा भी, जिसकी एज काम करने की नहीं है, जिसकी एज पढ़ने की है, जिसकी एज खेलने की है, वो वक्त से पहले बड़ा हो जाता है, उम्र से पहले बड़ा हो जाता है, और उम्र से पहले उन जिम्मेदारियों को संभाल लेता है जो उसकी नहीं थी। तो आप सोच के देखिए कि जहां उसको प्रोडक्टिव बनना था, जहां उसको मानव संसाधन बनना था, क्या वो मानव संसाधन बन पाया? नहीं, वो मानव रहे। और एक अकुशल व्यक्ति, क्योंकि इसको अगर काम मजदूरी का मिल रहा है, मौका ही मजदूरी का मिला है, तो क्या ये अपने जीवन में कभी शिक्षित काम या कभी ऐसा काम कर पाएगा जिसकी सैलरी हाई पेइंग हो? नहीं। ये काम शरीर से ही कर पाएगा, और जब तक इसको जीवन का पता चलेगा तब तक इसका जो शरीर है कम उम्र में ही बूढ़ा हो जाएगा, और वो फिर उतना प्रोडक्टिव नहीं होगा जितना कि होना चाहिए। यानी कि मजदूरी करते करते वह बच्चा एक मजदूर बन जाएगा, मतलब एक प्रॉपर मजदूर बन जाएगा। वो न स्कूल जा पाएगा, कॉलेज नहीं जा पाएगा, शिक्षा प्राप्त नहीं कर पाएगा, कोई कौशल, कोई स्किल नहीं प्राप्त कर पाएगा, और जब नहीं कर पाएगा तो क्या होगा? समस्या, पीढ़ीगत पीढ़ी मजदूरी, और उसके बेटे की भी यही स्थिति होगी। क्योंकि अकुशल व्यक्ति उतना पैसा नहीं कमा सकता है जितना कि कुशल व्यक्ति कमा सकता है, शिक्षित व्यक्ति कमा सकता है। तो इसीलिए यहाँ पे भी ध्यान देने की अति आवश्यकता है। यानी 4% कुल बच्चों का, यानी 1 करोड़ बच्चे भारत में बाल मजदूरी जो है करते हैं। मतलब आप ये देखिए कि भीख मांगना, ये सब जो है, हालांकि ये अपने आप में अलग मुद्दा है, पर फिर भी मतलब बहुत बड़ी विकट समस्याएं हैं। अगर आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट जो है ले लीजिए, मैंने इसको जो है लिख दिया है। चलिए आगे देखिए दोस्तों, अब हम बात करते हैं कि सरकार द्वारा सुनिश्चित करना। देखिए, अब मैं अगले टॉपिक पे बात कर रहा था कि जो सरकार इसमें क्या सुनिश्चित करेगी। देखिए, ये सेम वही है जो हम बाकी और में इस्तेमाल करते हैं कि देखिए गवर्नमेंट क्या ऐसे मेजर्स ले कि जिससे गरीबी कम हो जाए, या क्या गवर्नमेंट ने आज तक मेजर लिए हैं जिससे कि गरीबी कम हो जाए। तो ये अपने आप में जो है मुद्दा है। हालांकि नीति आयोग ये कहता है कि भैया गरीबी जो है, मैं यहाँ लिख देता हूँ, नीति आयोग ये कहता है, अरे
नीति आयोग ये कहता है कि 2011-12 में और 2022-23 में जो गरीबी का स्तर है उसमें हमने 25 करोड़ लोग जो है कहां से निकाले हैं, गरीबी से निकाले हैं। कहां से निकाले हैं, गरीबी से निकाले हैं। यानी कि तब भारत में जो गरीबी थी वो 29% गरीबी थी। 2000 इसमें 11-12 में कितनी, 29% गरीबी थी, और यहाँ पे हम जो है 11% पे ले आए हैं गरीबी को, ऐसा नीति आयोग का कहना है। और हमने 25 करोड़ लोग जो है गरीबी से निकाले हैं, नीति आयोग की ये रिपोर्ट कहती है। ठीक है, 25 करोड़ लोग गरीबी से निकाले हैं। 2011 में कितनी थी, 29% गरीबी थी। अभी हमने कितने पे ले आए, 11% गरीबी पे ले आए हैं। 29% से 11% पे ले आना, ये अपने आप में सरकार की एक उपलब्धि है, अगर ये डाटा सही है तो। बाकी आप अपने हिसाब से देखिए। अच्छा, दूसरी बात, ये सरकार ने तो बोला ही है। एक खुशखबरी की बात यह है कि इसमें जो है नीति आयोग के अलावा वर्ल्ड बैंक ने भी बोला है कि भारत में जो है जो एक्सट्रीम गरीबी है, एक्सट्रीम गरीबी का मतलब है बहुतायत गरीबी, मतलब बहुत ज्यादा गरीबी, उसको जो है सरकार ने क्या किया है, कम किया है। यानी आप ये वर्ल्ड बैंक का डाटा जो लिख लीजिए, मेरे हिसाब से काम आएगा। वर्ल्ड बैंक का जो डाटा है वो ये कहता है कि हमने जो है एक्सट्रीम गरीबी, यानी कि जो 2011-12 में थी 16%, 2000 यहाँ लिख देता हूं मैं, 2011-12 में जो 16% थी उसे 2023-24 में, उसे 2023-24 में हमने जो है 2.3% कर दिया है। कितना कर दिया है जी, 2.3% कर दिया है। हमने का मतलब है इंडिया ने। किसने, इंडिया ने। ये बात किसने बोली है, वर्ल्ड बैंक ने बोली है। किसके बारे में, भारत के बारे में। भारत ने क्या किया है कि 2011-12 में जो 16% गरीबी थी, 2011-12 में जो 16% गरीबी थी, 2011-12 में जो 16% गरीबी थी, उसे जो है किस पे ले आए हैं, 2.3% पे ले आए हैं। ठीक है, ये किसने बोला है भारत के बारे में, जो है वर्ल्ड बैंक ने बोला है। ठीक है, यानी कि वर्ल्ड बैंक का ये मानना है कि भारत ने बहुत से लोगों को गरीबी से निकाला है। चलिए आगे हम देखिए, सरकार के जो मेजर्स की बात कर रहे थे, इसका आप चाहें तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आगे देखिए, सकारात्मक दृष्टिकोण की बात करें तो आप मुझे बताइए, क्या आरक्षण से गरीबी कम हुई है, असर पड़ा है? जी बिल्कुल पड़ा है। बहुत से लोगों को नौकरी मिली है, शिक्षा मिली है, जिससे कि उनकी प्रोडक्टिविटी बढ़ी है। क्या योजना, जी राम जी, उससे अकुशल मजदूरों को काम मिला? अकुशल मजदूरों को काम मिलेगा तो गरीबी घटेगी, गरीबी घटेगी तो क्या होगा, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, महिलाएं पढ़ेंगी तो बढ़ेंगी, बढ़ेंगी तो प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी। ठीक है, निगम संस्थान, क्या अनुसूचित जाति आयोग, महिला आयोग, ये सारे क्या करते हैं, ये भी अपने आप में एक मार्जिनल जो चीजें हैं, मार्जिनल जो लोग हैं उनका ध्यान रखते हैं, जिससे बढ़ती है। आगे एक्ट, बहुत सारे एक्ट ऐसे हैं जो कि मतलब गरीबी को हटाने के लिए काम करते हैं, या फिर लोगों को सुविधाएं देने के लिए काम करते हैं, भ्रष्टाचार को कम करने के लिए काम करते हैं, कट्टरता को कम करने के लिए काम करते हैं, जो अपने आप में एक उपलब्धि है। शिक्षा, न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020, क्या वो सपोर्ट करती है? कौशल स्किल इंडिया मिशन, अरे बोलो, स्किल इंडिया मिशन करती है कि नहीं करती? ऋण, अरे बता दिया करो भाई। ऋण जो है, अगर ऋण लिया जा रहा है मुद्रा योजना के तहत, तो क्या वो गरीबी को कम करेगा? बिल्कुल करेगा। रोजगार सृजन अगर हो रहा है तो, रोजगार सृजन मतलब रोजगार सृजन की कोई योजना ले लीजिए जिसमें सरकार ने, स्टार्टअप इंडिया या कुछ भी, जिसमें सरकार रोजगार दे रही हो, या जो नौकरियां मिल रही हैं, पकौड़ा तलो योजना, जो भी आप समझें वो। स्टार्टअप इंडिया, अकुशल कार्य जो है उसके लिए मनरेगा आया, या फिर ये जी राम जी अकुशल मजदूरों के लिए। आगे अगर फूड के लिए, भोजन के लिए सरकार पीडीएस चलाती है, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, तो क्या उससे लोगों की आवश्यकताएं पूरी हो रही हैं? हो रही हैं। लोगों की आवश्यकताएं पूरी होंगी तो क्या होगा, उनका भोजन पे खर्च बचेगा। अगर भोजन पे खर्च बचेगा तो उनकी जो बचत है वो बढ़ जाएगी। आवास, पीएम आवास योजना, जो आवास पे खर्च है वो
सरकार अपने ऊपर ले लेगी तो वो भी फायदेमंद होगा। जल क्वालिटेटिव, अगर सरकार जल प्रोवाइड कराएगी हर घर नल से जल योजना में तो भी फायदेमंद होगा। स्वच्छता, सोच के देखिए क्या स्वच्छता इम्पैक्ट करती है, बताइए मुझे स्वच्छता कैसे इम्पैक्ट करेगी। स्वच्छता से गरीबी का क्या लेना है, साफ सुथरा हम रहें, गरीब तो वैसे भी गंदे ही रहते हैं, देखा है ना आपने, गरीब लोगों के पास पहनने के लिए कपड़े नहीं होते तो गंदे रहते हैं, तो उससे क्या असर पड़ेगा, है? असर पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा गरीबी पे? तो इसका मतलब है कि कपड़े उसके गंदे रहने चाहिए? नहीं। देखिए क्या है, जब व्यक्ति स्वच्छ रहेगा, स्वच्छ भारत मिशन के तहत स्वच्छ रहेगा या स्वच्छता ज्यादा रहेगी स्वच्छ भारत मिशन के तहत, तो बीमारियां कम होंगी, बीमारियां कम हो जाएंगी तो बीमारियों पे खर्च कम हो जाएगा, और बीमारियों पे खर्च कम हो जाएगा तो लोगों के पास बचत बढ़ जाएगी और वो इम्पैक्ट करेगा। इवन परिवहन खर्च अगर कम कर दिया जाए, देखिए ये जो है भारतमाला सागरमाला योजना, विद्युत इलेक्ट्रिसिटी पीएम कुसुम के तहत अगर इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड कराई जाए कम दामों में और मात्रा पे, अधिक मात्रा पे, मतलब दाम कम हो और इलेक्ट्रिसिटी अच्छे लेवल पे प्रोवाइड कराई जाए तो उसके बीच पे रोजगार देख सकते हैं। ठीक है। स्वास्थ्य, मैंने फिर कहा कि अगर जो है आयुष्मान भारत योजना, आयुष्मान भारत योजना, आयुष्मान कार्ड जो बनता है उसमें सरकार अगर स्वास्थ्य खर्च को अपने ऊपर ले ले, बीमारियों को कम कर दे, टीकाकरण कर दे, तो क्या स्वास्थ्य खर्च पे बचेगा? बचेगा। शिक्षा, न्यू एजुकेशन पॉलिसी मैंने अभी आपको बताया, वो भी। कौशल, अगर स्किल इंडिया मिशन चलाया जाएगा तो फायदेमंद होगा। ठीक है। शिक्षा का अधिकार, नालसा, अगर यहाँ पे सरकार क्या करेगी, 1967 सरकार क्या करेगी यहाँ पे कि भैया जो अपना केस नहीं लड़ सकते, जिनके पास पैसा नहीं है, महिला हो, कोई जिनकी इनकम कम है, SC ST के सदस्य हैं जिनके पास अपना केस लड़ने के लिए पैसा नहीं है, अगर सरकार अपना वकील खड़ा कर देगी तो फायदा होगा उनके लिए, काम मिल जाए लोगों को, भोजन मिल जाए लोगों को, तो अपने आप में क्या होगा, लोगों की इनकम बढ़ेगी। तो दोस्तों यहाँ तक की जो बात थी वो यही बात थी। आगे देखिए थोड़ी सी और बातें हैं जो मैं आपको बता सकता हूँ कि तेंदुलकर कमेटी हमने अच्छे से पढ़ी ली। तेंदुलकर समिति ने बोला था कि भैया 21.9% भारत में गरीबी है, उसके बेस पे हमने चीज़ों को समझा था। क्या हमें कुछ प्रोटीन की भी आवश्यकता होती है जो कि एक नॉर्मल शरीर के लिए आवश्यक हो? बिल्कुल होती है। देखिए वो कितनी है, ग्रामीण क्षेत्रों में 61.8%, ग्रामीण क्षेत्रों में कितना, 61.8%, और इनमें शहरी क्षेत्रों में कितना, शहरी क्षेत्रों में 63.4%, सॉरी 63.4 ग्राम, 63.4 ग्राम प्रति व्यक्ति, 63.4 ग्राम प्रति व्यक्ति या प्रति दिन की हम बात करेंगे। मतलब एक व्यक्ति को 63.4 ग्राम, एक मिनट में ऐसे लिखता हूं, एक मिनट, 60 शहरी क्षेत्र के लिए 63 ग्राम पर डे, 63.6 ग्राम पर डे जो है प्रोटीन की आवश्यकता होती है, जिससे कि वह पूरे तरीके से प्रोडक्टिव होकर के काम कर सके। ठीक है। आगे और क्या रह गया? तो दोस्तों अब ये जो मैंने आपको बताया एक बार आप इसे देख लीजिए। देखिए सबसे पहले मैंने आपको बताया कि गरीबी क्या है, कैसे है, इंट्रो में आप क्या लिख सकते हैं, इसमें मैंने 3-4 स्लाइड्स आपको बताई कि देखो ये आप लिख सकते हैं, ये आप लिख सकते हैं, ये आप लिख सकते हैं। दूसरा मैंने आपको पॉजिटिव उस पे बताया कि भाई पॉजिटिव नोट पे आप क्या क्या चीजें बता सकते हैं गरीबी के बारे में। दूसरा नेगेटिव पॉइंट्स पे इसकी चुनौतियां क्या हैं, क्या इसमें जो है सुधार की आवश्यकता है, वो सारी चीजें मैंने आपको बताई। उसके बाद सरकार के मेजर्स क्या है, सरकार ने अब तक गरीबी के लिए क्या क्या किया है, या कौन कौन सी योजना सरकार चला रही है, मिड डे मील योजना हो, या फिर आपकी शायद मिड डे मील का हमने कोई चर्चा नहीं की, भोजन पे हम यहाँ लिख सकते हैं वैसे मिड डे मील योजना कहाँ पे, हाँ यहाँ पे हम स्वास्थ्य के लिए, भोजन के लिए हम मिड डे मील योजना यहाँ पे PDS कर सकते हैं, मिड डे मील कर सकते हैं। ठीक है, जो बच्चों को भोजन मिलता है
मिड डे मील योजना जो है वो भी अपने आप में फायदेमंद है। तो यहाँ पे देखिए हमने नेगेटिव पॉइंट्स की, सॉरी, गवर्नमेंट मेजर्स की चर्चा की। अब जो भी आपका प्रश्न बनेगा उसमें कंक्लूजन या फिर वे फॉरवर्ड लेते हुए कि भाई इस चीज को हम ऐसे कर सकते हैं, कोई कमिटी की रिपोर्ट, कोई डाटा, जैसा आपका प्रश्न हो उस बेस पे आप चीजों को बता सकते हैं। तो दोस्तों ये क्लास हमारी यहीं तक थी, और कोई भी आपको बात ऐसी हो जो पूछनी हो, बतानी हो, तो आप मुझे बताइएगा, हम जो है उस पर चर्चा करेंगे। तब तक के लिए नमस्कार, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, व्यस्त रहिए, अच्छा करते रहिए। अगला टॉपिक आपको कल मिलेगा इसकी अगली क्लास में। तब तक के लिए नमस्कार।